नमस्कार दोस्तों। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज दिल्ली से इलाहाबाद के बीच में ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन सफ़र के दौरान उन्हें परेशानी हुई। 3 घंटे ट्रेन लेट हो गई और रिफ्रेशमेंट टाइम तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने रेलवे से क्लियरेंस मांगा, स्पष्टीकरण मांगा कि आप बताइए प्रोटोकॉल के अनुसार जो सर्विसेज एक हाईकोर्ट के जज को प्रोवाइड की जानी चाहिए थी उनको क्यों नहीं प्रोवाइड की गई। इसके बाद देखो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खत लिखा कि ये गलत है। इस प्रकार की चीज़ों से जनता में ये संदेश जाता है कि जजेस जो हैं वो प्रिविलेजेस का इस्तेमाल करते हैं, वो इंटाइटल्ड हैं, वो बाकियों से अलग हैं, वो एलीट हैं। तो देखो इस घटना में क्या क्या एथिकल इश्यूज निकल के आते हैं। सबसे पहला एथिकल इशू, मिसयूज ऑफ प्रोटोकॉल फैसिलिटीज। देखो जज को, ब्यूरोक्रेट्स को जो फैसिलिटीज मिलती है ना, वो क्या होती हैं, वो इसलिए मिलती हैं ताकि वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन ठीक से कर सकें, अपनी ड्यूटी को ठीक से निभा सकें, ना कि इसलिए मिलती हैं कि वो हाईकोर्ट के जज हैं, उन्हें थोड़ा फायदा पहुंचाना चाहिए कि वो अपनी पावर्स को दिखा सकें। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इंटाइटलमेंट एंड प्रिविलेज। देखो ये इंसिडेंट हाईलाइट करता है कि जज ने अपनी प्रिविलेज एंड इंटाइटलमेंट को डिस्प्ले किया। जजेस के पास देखो ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी की वैल्यू हमने डिस्कस की थी। पब्लिक के लिए सेंस ऑफ सर्विस होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से रेलवे से स्पष्टीकरण मांगा पर्सनल इनकन्वीनियंस के लिए, तो ये उनकी ह्यूमिलिटी या फिर सेंस ऑफ सर्विस टू द पब्लिक को शो नहीं करता है। जनता के लिए अगर उन्हें गुस्सा आता तो वो अलग बात थी कि जनता को परेशानी हुई, लेकिन उनको खुद को परेशानी हुई इसके लिए स्पष्टीकरण मांगा, ये गलत है। नेक्स्ट है एब्यूज ऑफ पावर। अब देखो रेलवे से स्पष्टीकरण मांगना ये भी एक प्रकार से हाईकोर्ट के द्वारा पावर का गलत इस्तेमाल करने वाली बात है। ऑफिशियल कैपेसिटी के तौर पे उन्हें जो पावर मिली है ना, उसका वो इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं कर सकते कि उन्हें पर्सनल परेशानी हुई और उसके लिए वो धमकाना चाहते हो किसी रेलवे ऑफिशियल को, ये गलत है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो किसी रेलवे ऑफिशियल के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना ये जज के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। मतलब कोई पिटीशन फाइल की गई हो रेलवे से संबंधित मामले में और उसमें किसी रेलवे ऑफिशियल ने कोताही बरती हो तो वो अलग चीज है, बट पर्सनल इनकन्वीनियंस हुई और उस पर आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हो, ये गलत है। ये आपका मामला नहीं है, ये रेलवे का मामला है, इसमें आपकी ज्यूरिडिक्शन नहीं है। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी एंड लेजिटिमेसी ऑफ जुडिशरी। इससे ना क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी जो है जुडिशरी की वो कम होती है, जनता का जो ट्रस्ट है वो कम होता है जजेस में। उनको लगता है कि जजेस भी देखो इस प्रकार से हैं, एलीट लोग हैं, जनता जैसे नहीं हैं, प्रिविलेज्ड हैं। और सबसे लास्ट में जुडिशियल एथिक्स एंड कंडक्ट। देखो जजेस के लिए ना ये एथिक्स और कंडक्ट को फॉलो करना जरूरी है। वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि जुडिशरी की जो डिग्निटी है वो खराब हो, ऐसी भावना जाए कि जुडिशरी जो है वो इम्पार्शियल होकर काम नहीं करती, सभी एस्पेक्ट्स में अपने पे बात आए तो ज़्यादा तेज़ी से एक्शन लेती है और जनता की बात आए तो तारीख पे तारीख मिलती है। तो जुडिशियल एथिक्स और कंडक्ट होना चाहिए जिसका पालन सभी जजेस को करना चाहिए। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डेट है 21 जुलाई। आज हिंदू में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है। एक आर्टिकल हिंदू का यहाँ पे डिलिमिटेशन से संबंधित, फिर रशिया के कर्च ब्रिज के ऊपर अटैक हुआ है वो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इससे वर्ल्ड में क्यों इस बार वीट के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है टीचिंग सोप से संबंधित, पढ़ाने की दुकानें खुल गई हैं जिससे नुकसान होता है फायदे के बजाय। इंडियन एक्सप्रेस का सीरा जमोहन का एक आईआर का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़, कुछ लोगों ने ये पूछा क्या वो एथिकल टर्म डिस्कस करना हमने बंद कर दिया है? नहीं, बंद नहीं किया। एक सेक्शन हमारा खत्म हो गया था एथिक्स एंड वैल्यूज से संबंधित। अब एटीट्यूड हमें स्टार्ट करना है जो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। और मंडे से एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, एक जो PYQ का क्वेश्चन आंसर है ना वो डिस्कस करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन उठाएंगे सिर्फ, उसको आंसर समेत डिस्कस करेंगे। और वीकली जो डिस्कशन की बात थी ना वो आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया है। अगर देखो वीकली भी डिस्कशन करते ना तो बॉडी पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाता, शरीर जवाब दे जाता, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए वीकली डिस्कशन वाला आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया है। लेकिन मंडे से एक क्वेश्चन आंसर
PYQ जो पहले यूपीएससी पूछ चुकी है मेंस का, वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। इससे हम धीरे धीरे मेंस का सिलेबस भी कवर करते जाएंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिलिमिटेशन का क्या मतलब है? मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में ये 3 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, A, B और ये है C। तो डिलिमिटेशन में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंसीज को, चाहे वो लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी हो या फिर स्टेट असेंबली की, कंस्टिट्यूएंसीज को ना रीड्रा किया जाता है। जैसे A का कुछ एरिया B को दे दिया, B का C को दे दिया, ये सब होता है डिलिमिटेशन में। इवन कंस्टिट्यूएंसीज की संख्या को इंक्रीज करना भी डिलिमिटेशन में आता है, हालांकि अभी फ्रीज लगा हुआ है। अब आपके मन में आया होगा आवश्यकता क्या है, मतलब कंस्टिट्यूएंसीज को रीड्रा किया क्यों जाता है? देखो ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन जो है ना किसी कंस्टिट्यूएंसी की, वो घटती बढ़ती रहती है एज कंपेरिजन टू अदर कंस्टिट्यूएंसीज। मतलब एज सच तो हमारा देश जो है, आपको पता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। घटने का मतलब रिलेटिवली घटना। जैसे हो सकता है कि 10-20 सालों में ये हो गया हो कि ए कंस्टिट्यूएंसी की जो पॉपुलेशन है वो तो ज़्यादा नहीं बढ़ी, 5 लाख ही रह गई, बी की बढ़ के दुगनी हो गई, 10 लाख हो गई। तो ये बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए ना। अब ए कंस्टिट्यूएंसी में सिर्फ 5 लाख लोग और बी कंस्टिट्यूएंसी में 10 लाख लोग, तो विभिन्न कंस्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में एक बैलेंस होना चाहिए। हर एक कंस्टिट्यूएंसी में ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए। इस पूरे कंसेप्ट को मैं एक सिंपल एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ। एग्जाम्पल से समझाने में बहुत मजा आता है और समझने में भी मजा आता है। 1 वोट 1 वैल्यू क्या कंसेप्ट है? देखो, मान लीजिए 2023 में ये जो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, A, B, C, D, चारों की पॉपुलेशन है 10,000। A की भी, B की भी, C की भी, D भी की। A में भी 10,000 लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, B में भी और C में भी और D में भी। लेकिन देखो 5 साल बाद क्या हुआ, 2028 में A की पॉपुलेशन बढ़ के हो गई 15,000, B की 10,000, C की 10,000, D की 10,000। लेकिन यहां पे ना आपने देखा होगा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन 15,000 हो गई, तो ये जो कंसेप्ट है ना 1 वोट 1 वैल्यू, ये गड़बड़ा गया। पहले हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000 लोग मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे थे, बट अब 5 साल बाद 2028 में 15,000 ए में एक पर्सन को चुन रहे हैं, बाकी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 10,000 लोग। तो हर एक पर्सन की वोट की वैल्यू सेम नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हो गया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का 1.5 वोट इजिकल टू 1 वोट ऑफ बाकी 3 कंस्टिट्यूएंसीज के, क्योंकि यहां पे 15,000 लोग मिलके एक रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, यहां पे 10,000 लोग मिलके। इसलिए ये जो 1 वोट 1 वैल्यू का कंसेप्ट है ये डिसरप्ट हो गया। आवश्यकता है डिलिमिटेशन की, मतलब फिर से जो पहले बैलेंस बना हुआ था ना 1 वोट 1 वैल्यू का, वो रीस्टोर करने की। तो डिलिमिटेशन में क्या होता है, ए जो कंस्टिट्यूएंसी था ना, इसका कुछ एरिया दे दिया जाए बी को, ये वाला एरिया ये बी को दे दिया, ये नीचे वाला एरिया डी को दे दिया और ये एरिया सी को दे दिया। अब देखो इसका फायदा ये होगा, बी डी सी यहां पे 1000 लोग रहते थे, ये एरिया जो बी को दिया गया है यहां पे 1000 लोग रहते थे, ये एरिया डी को दिया गया है यहां पे भी 1000 लोग रहते थे, और ये एरिया जो नीचे सी को दिया गया है यहां पे भी 1000 लोग रहते थे। तो बाउंड्रीज को रीड्रा कर दिया गया और थोड़ा थोड़ा एरिया बी डी और सी को दे दिया गया। तो रीड्रा करने के बाद ये जो रीड्रा करने की प्रक्रिया है ना बाउंड्रीज को, इसी को ही कहा जाता है डिलिमिटेशन, ताकि 1 वोट 1 वैल्यू का कंसेप्ट रिस्टोर किया जा सके। तो बाउंड्रीज को रीड्रा करने के बाद बी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन हो गई 11,000, क्योंकि 10,000 तो पहले ही से ही थी, और ये एरिया मिल गया ए से, तो 1000 पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई 11,000। उसी प्रकार से डी को ये वाला एरिया मिल गया, पॉपुलेशन 1000 बढ़ गई, टोटल पॉपुलेशन हो गई 11,000। और इसी प्रकार से सी को भी ये एरिया मिल गया, टोटल पॉपुलेशन 1000 बढ़ गई, अब हो गई 11,000। और ए की पॉपुलेशन में से 3000 पॉपुलेशन माइनस हो गई, अब रह गई 12,000। अब बोलोगे सर अभी भी इक्वल तो नहीं हुई। अरे यार बिल्कुल इक्वल नहीं होती, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल करने की कोशिश करते हैं डिलिमिटेशन में। यूं मत सोचिएगा कि एग्जैक्टली इक्वल होगी, बिल्कुल स्पेसिफिकली नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑलमोस्ट सेम करने की कोशिश की जाती है।
समझ गए डिलिमिटेशन क्यों किया जाता है? 1 वोट 1 वैल्यू रीस्टोर करने के लिए। आपके मन में वैसे एक क्वेश्चन ये भी आया होगा कि सर एक बात बताओ, सिर्फ एक स्टेट के अंदर, जैसे हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट्स हैं, पंजाब में 13 हैं, दिल्ली में 7 हैं, तो क्या सिर्फ एक स्टेट के अंदर जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनके बीच में पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, या फिर दिल्ली की कंस्टिट्यूएंसी और दूसरी तरफ नागपुर है, महाराष्ट्र की कंस्टिट्यूएंसी है, या फिर कर्नाटक तमिलनाडु की कंस्टिट्यूएंसीज हैं, उनमें भी पॉपुलेशन सेम होनी चाहिए क्या? देखो इसका आंसर ये है कायदे से होनी तो चाहिए, लेकिन इस पर ना फ्रीज लगा हुआ है। फ्रीज क्यों लगा हुआ है मैं आपको बताता हूं। देखो क्या हुआ है पिछले 50 सालों में, साउथ इंडिया में तो पॉपुलेशन ज्यादा नहीं बढ़ी है, नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी है। अगर हर एक सेंसस के बाद हम ये बैलेंस स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर देते ना कि लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी में जितनी पॉपुलेशन तमिलनाडु में है उतनी ही दिल्ली में होनी चाहिए, या फिर यूपी बिहार की किसी कंस्टिट्यूएंसी में होनी चाहिए, इसका नतीजा तो ये निकलता यूपी बिहार में तो कंस्टिट्यूएंसीज ज्यादा हो जाती और साउथ इंडिया में कम हो जाती। तो साउथ इंडिया के लोगों को तो इसका नुकसान हो जाता ना। एक तो उन्होंने अच्छा काम किया, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया, लेकिन बैलेंस करने के चक्कर में अब उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम हो गई, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन कम रही, बढ़ी नहीं है रिलेटिवली पिछले कुछ सालों में। तो ये सोचते हुए ना फ्रीज लगा दिया था सरकार ने संविधान में अमेंडमेंट करके कि विभिन्न राज्यों में जो एलोकेशन ऑफ सीट्स होगा ना वो 1971 के सेंसस के आधार पर होगा। समझ रहे हो? बाद में बोला गया था कि 2001 के सेंसस के बाद एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है वो चेंज की जा सकती हैं, लेकिन 2002 में फिर से अमेंडमेंट आ गया, 84th अमेंडमेंट, और फिर से बोल दिया गया कि 2026 के बाद जो फर्स्ट सेंसस कंडक्ट होगा ना 2031 में होगा, तो उसके आधार पर एलोकेशन ऑफ सीट्स को चेंज किया जा सकता है। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स को चेंज किया जाता है ना 2031 के सेंसस के आधार पर, तो फिर साउथ इंडिया वाले जो स्टेट्स हैं ना वो नाराज होंगे, प्रोटेस्ट करेंगे कि भैया हमने तो पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने में अच्छा काम किया है। हालांकि अब नॉर्थ इंडिया में भी धीरे धीरे पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रही है, लेकिन इसकी सजा हमें मिल रही है, हमारे को सीट्स कम मिलेंगी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन के तौर पर। तो ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर आगे बढ़ेगी या फिर हमेशा जो एक्सटेंड कर देती है कि 1971 के सेंसस के आधार पर ही एलोकेशन ऑफ सीट्स होगा, उसको और ज्यादा फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये अब देखेंगे हम आने वाले कुछ सालों में। लेकिन फिर से बैक टू बेसिक्स आते हैं, ये भी बेसिक ही था वैसे। देखो संविधान का आर्टिकल 82 कहता है हर एक सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन एक्ट आएगा। आए भी हैं, 52 में आया, 62 में आया, 72 में आया, 2002 में आया। लेकिन आपके मन में यह आया होगा जब बोला गया कि हर एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्ट आएगा, आया तो नहीं, क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है? देखो इसे नलीफाई करने के लिए अमेंडमेंट्स भी तो आई है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जैसे 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी, डिलिमिटेशन प्रोसेस को फ्रीज कर दिया गया था 2001 आते आते। उसके बाद 2002 में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस वजह से, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की वजह से हर एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्ट जो है वो नहीं आ सका। इसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है, ये डिलिमिटेशन वाला काम तो देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करता कौन है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम? क्योंकि देखो कंस्टिट्यूएंसीज को रीड्रा करना हमारी डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल प्रोसेस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो आपको भी पता है। तो डिलिमिटेशन कमीशन अगर बायस्ड हो मान लीजिए, तो वो तो कंस्टिट्यूएंसीज को इस प्रकार से रीड्रा कर देगा ना, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा हो जाएगा। इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन होगा, किसके द्वारा गठित किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करता है। डिलिमिटेशन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कमीशन का काम यह होता है पॉपुलेशन के हिसाब से विभिन्न कंस्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को और नंबर्स को डिटरमाइन करना। इसके अलावा यह भी आइडेंटिफाई करना कि कौन सी सीट्स रिजर्व रहेंगी शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए। संविधान देखो ये भी बोलता है डिलिमिटेशन कमीशन ने जो भी अपनी रिपोर्ट दी ना वो फाइनल होती है, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये की हमने बेसिक्स की बात। अब देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, 2002 में जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था ना,
इसमें यह बोला गया था विभिन्न राज्यों में कितनी सीट्स हैं लोकसभा की वो फ्रीज रहेगा, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा 2026 के बाद फर्स्ट सेंसस तक, यानी 2031 के सेंसस तक तो विभिन्न राज्यों में जो लोकसभा की सीट्स हैं वो सेम ही रहेंगी। लेकिन अगर देखो, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर देखो फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है इस फ्रीज को एक्सटेंड करने के लिए, तो देखो 2031 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन आएगा और वो पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग राज्यों में जो सीट्स हैं वो इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा। लेकिन साउथ इंडिया के स्टेट्स इससे बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएंगे। वो बोलेंगे हमारी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कम हो गई है, हमने अच्छा काम किया पॉपुलेशन को कम करके, लेकिन इसकी सज़ा हमें मिली है, हमारे राज्यों में आपने सीट्स कम कर दी हैं, क्योंकि यूपी वगैरह की जो पॉपुलेशन तो बहुत तेज़ी से बढ़ी है ना। तो क्या किया जाए, क्या सॉल्यूशन हो सकता है ऐसी सिचुएशन में? कुछ पॉइंट्स मैंने इस आर्टिकल से ड्रा किए। पॉइंट्स इस प्रकार से हैं। राइटर कहते हैं सबसे पहले करंट सीट्स को प्रिजर्व करो। आप राज्यों को बोलो, खास करके साउथ इंडिया के स्टेट्स को, कि किसी भी राज्य की सीट कम नहीं होगी, आपकी सीट किसी भी सेंस में कम नहीं होगी, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो बोलेंगे कि देखो दूसरे राज्यों की आपने इंक्रीज कर दी, हमारी सेम रही, तो एक प्रकार से हमारी सीट्स कम ही हो गई ना। ये भी एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी इन डिलिमिटेशन। कुछ राज्य हैं, कुछ इलाके देखो ऐसे हैं जहां से रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा कम है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसे रीजन को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इनको ज़्यादा सीट्स दी जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉग्नाइजिंग डेमोग्राफिक डाइवर्जेंस। पार्लियामेंट को देखो ये बात ना रिकॉग्नाइज करनी होगी कि पॉपुलेशन ग्रोथ अलग अलग रीजन में सेम नहीं है। साउथ इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ अब स्टेबलाइज हो चुकी है, जबकि नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे हो रही है। इस वजह से थोड़ा तो एलोकेशन ऑफ सीट्स में डिफरेंस आएगा, ये बात पार्लियामेंट को स्वीकार करनी चाहिए। मैं आपको यूएसए का एग्जांपल देता हूं। मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, क्या यूएसए में भी इसी प्रकार से डिलिमिटेशन होता है? जी हाँ, हर एक सेंसस के हिसाब से यूएसए में डिलिमिटेशन होता है। यूएसए में क्या है, टोटल लोकसभा की सीट्स कितनी है? 435। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा है ना, वहां पे उस हाउस को यूएसए में बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो वहां पे टोटल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सीट्स हैं 435। अब 50 राज्य हैं यूएसए में, एक एक सीट तो यूएसए ने सभी राज्य को दे दी, बाकी बची 385 सीट्स। अब देखो पॉपुलेशन के आधार पे ये जो 385 सीट्स है ना, 50 राज्यों में डिवाइड होती रहती है हर सेंसस के आधार पर। समझ गए? यूएसए में भी हर 10 साल बाद सेंसस कंडक्ट होता है और उस सेंसस के आधार पर 385 सीट्स जो हैं वो यूएसए के 50 राज्यों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं टोटल 435, लेकिन 50 तो एक एक राज्य को दे ही दी जाती है, 50 तो वैसे ही कम हो गई। तो ये आप ध्यान से देखिए, ये तस्वीर 2010 के सेंसस के आधार पर, ये नीले वाले जो राज्य हैं ना यूएस के, यहां पे सेंसस के आधार पर सीट्स इनको ज़्यादा मिल गई, 4 ज़्यादा। ये जो लाइट ब्लू कलर वाले हैं इनको 2 सीट ज़्यादा मिल गई। कम कौन से राज्यों की सीट हुई? जैसे ये देखो, ये डार्क ग्रीन वाले हैं, इन्होंने 2 सीट खो दी अपनी पॉपुलेशन के आधार पर, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई, कम हो गई या फिर इक्वल रही। न्यूयॉर्क ने भी अपनी 2 सीट खो दी। तो यूएसए में हर 10 साल बाद कोई राज्य सीट खो देता है, किसी की इंक्रीज हो जाती है, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में राज्य मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमारी सीट आपने कम कैसे कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिशिंग ए नॉर्मेटिव प्रोपोर्शनलिटी। इसका मतलब ये है कि पहले तो ना डिलिमिटेशन कमीशन या फिर सरकार, पार्लियामेंट सबसे पहले ये डिसाइड कर ले कितनी जनसंख्या के पीछे एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मान लीजिए डिसाइड कर लिया कि हर 10 लाख के पीछे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, या फिर हर 15 लाख लोगों के पीछे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। पहले प्रोपोर्शन डिसाइड कर ले, उसके बाद एक्सेप्शंस दी जा सकती हैं कि इस राज्य में एक्सेप्शन है, पॉपुलेशन कम है, इसलिए यहाँ पे 7 लाख के पीछे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। मतलब पहले ओवरऑल पूरे देश के लिए आप एक रेशो डिसाइड कर लो कितने लोगों के पीछे एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, उसके बाद एक्सेप्शन दी जा सकती है कुछ एरियाज को। नेक्स्ट, एकोमोडेटिंग मार्जिनल वॉइसेस। अब देखो कुछ
वॉइसेस ऐसी हैं जैसे एल्डर्स हैं, ट्राइबल्स हैं, उनकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कम होती है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए काम किया जाए। सबसे लास्ट में माइग्रेशन इम्पैक्ट, माइग्रेंट वर्कर्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो डिलिमिटेशन में ना माइग्रेंट पॉपुलेशन का भी ख्याल रखा जाए। लास्ट में एक और चीज़ है जाते जाते, असम में अभी डिलिमिटेशन चल रहा है, बाकी पूरे देश में नहीं चल रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 2008 में ना डिलिमिटेशन हुआ था पूरे देश में, राज्यों के अंदर किसी राज्य में कितनी लोकसभा की सीट है उसे नहीं छेड़ा गया, वो तो फ्रीज्ड है 1971 के सेंसस के आधार पर। लेकिन किसी राज्य के अंदर जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनको रीड्रा किया गया था 2008 में, लेकिन उस समय ना असम को छोड़ दिया गया था सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण। उस समय सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं थी, इसलिए असम को छोड़ दिया गया था, वहां पे डिलिमिटेशन नहीं हुआ था। बट अब 15 साल बाद 2023 में इलेक्शन कमीशन ने ड्राफ्ट जारी कर दिया असम में डिलिमिटेशन के लिए। तो वहां पे कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि असम में ना कंस्टिट्यूएंसीज को इस प्रकार से रीड्रा किया जा रहा है कि कम मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे। जैसे बराक वैली है, बराक वैली में पहले 15 सीट्स हुआ करती थी, अब सीट्स घट के हो गई हैं 13। बराक वैली में मुस्लिम्स की संख्या ज़्यादा है। देखो इस चीज़ को कहते हैं जेरी मैंडरिंग। मैं यूँ नहीं कर रहा हूँ कि इंडिया में ऐसा हो रहा है, लेकिन एक टर्म है जेरी मैंडरिंग, आपको यूएसए के संदर्भ में बताता हूँ। देखो जो रूलिंग पार्टी होती है ना, वो बाउंड्रीज को इस प्रकार से रीड्रा करवाती है कि इलेक्शन आउटकम में उसको फायदा हो, उसके कैंडिडेट ज़्यादा चुन के आए, इस प्रकार से बाउंड्रीज को रीड्रा करवाया जाता है रूलिंग पार्टी के द्वारा अपना इन्फ्लुएंस डाल के। तो इस चीज़ को बोलते हैं जेरीमैंडरिंग। समझ गए? तो ये डिलिमिटेशन से संबंधित सारे एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टीचिंग सोप्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड में एजुकेशन वाला जो टॉपिक है वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है? देखो यूके के जो प्रधानमंत्री है ना ऋषि सुनक, उन्होंने एक नई एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की है जिसके अनुसार यूके में बहुत सारी ना टीचिंग शॉप्स चल रही हैं। टीचिंग शॉप्स मतलब ऐसे संस्थान, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां पर बच्चों को पढ़ाया तो जाता है और डिग्री भी दे दी जाती है, बट पास आउट हुए स्टूडेंट्स में से ज़्यादातर की जॉब नहीं लग पाती, उनमें से ज़्यादातर हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा पाते, बस उन्हें नाम नाम की डिग्री मिल जाती है। इस प्रकार से उन्हें पढ़ाया गया है डिग्री में। तो ऋषि सुनक कहते हैं यूके के प्रधानमंत्री, हम इस प्रकार की टीचिंग शॉप्स को ना बंद करेंगे। एक सर्वे में पाया गया 30% ग्रेजुएट्स ऐसे हैं अलग अलग संस्थानों में जिनको देखो 15 महीनों तक ना तो कोई जॉब लगी, ना ही वो हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने किसी कॉलेज में दाखिला लिया, एडमिशन लिया। वो है सिर्फ और सिर्फ टीचिंग शॉप्स की वजह से कि उन्हें सिर्फ नाम नाम का पढ़ा दिया गया है, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई है पढ़ाने के नाम पे, अच्छे से नहीं पढ़ाया गया है, उन्हें स्किल नहीं दी गई है, उनकी ऐसी तैयारी नहीं करवाई की गई है कि वो आगे जाके हायर एजुकेशन हासिल कर सकें। होता क्या है, स्टूडेंट्स को नुकसान होता है, उनके बेचारों के इतने सपने होते हैं, उनके एम्बिशंस होते हैं कि डिग्री हासिल करके हमारी जॉब लगेगी, बट इन टीचिंग शॉप्स की वजह से जहां पे सब स्टैंडर्ड पढ़ाया जाता है, उनकी वजह से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्होंने लोन लिया होता है कि आगे जॉब लगेगी, लोन चुका देंगे, लेकिन उनकी जॉब लगती ही नहीं है। देखो यूके के इस फैसले से ना इंडिया को तो एक तरफ फायदा होगा ही। इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूके पढ़ने के लिए जाते हैं। हाल ही में एक बच्ची की फेसबुक पे पोस्ट वायरल हुई, उसने यूके में एक कॉलेज से डिग्री हासिल की थी, उसको लगा था जॉब मिल जाएगी आसानी से, लेकिन उसे जॉब नहीं मिली। उसने फेसबुक पे अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया था, कितना मतलब इतनी उम्मीदें होती हैं फैमिली को, समाज को कि आप यूके से पढ़ के आए हो, अच्छी जॉब आप करोगे, लेकिन मेरी जॉब ही नहीं लगी। ऐसे कॉलेज से मैंने पढ़ाई की, मतलब उतना स्किल मुझे मिला ही नहीं, और कॉलेज डिग्री की उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो ऐसे बच्चों का जो एक्सपीरियंस है ना अब खराब नहीं होगा। समझ गए? चलो ये तो देखो एक एस्पेक्ट हुआ। यूके में वैसे अपोजिशन पार्टीज के जो लोग हैं वो ऋषि सुनक के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, बट आप इंडिया की बात कीजिए। इंडिया में तो देखो बहुत सारी टीचिंग शॉप्स चलती हैं।
इंडिया में तो आपने भी देखा होगा 2-2 कमरे में यूनिवर्सिटी चलती है जहां पे पीएचडी एमफिल तक की डिग्री दे दी जाती है, और यूनिवर्सिटी चल रही है सिर्फ 2 कमरों में। और इंडिया में क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या हमने देखा। देखो, प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वाले बच्चों को बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ पे आइए, पेरेंट्स को कन्विंस कराते हैं कि बच्चा पास हो ही जाएगा, यहाँ पे अटेंडेंस की कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, बच्चों को लगता है कि यार ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी सही है प्राइवेट वाली, क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस के लिए ज़्यादा मारी मारी नहीं है, और पास भी ये लोग करवा ही देंगे। और पास करवाने के लिए ना किसी भी हद तक ये यूनिवर्सिटी वाले जा सकते हैं ताकि अच्छा रिजल्ट प्रेजेंट किया जा सके। लेकिन कैसे पास करवाया जाता है? एग्ज़ाम अच्छे से नहीं कंडक्ट किए जाते, एग्ज़ाम पेपर बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, या फिर कॉपी बहुत आसानी से बच्चे कर सकें, एक दूसरे की चीटिंग कर सकें, ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है। बिल्कुल लो वेजेस वाले टीचर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा हायर किए जाते हैं, और उनको बोला जाता है रिजल्ट ला के दिखाइए। अब वो रिजल्ट कैसे ला के दिखाएंगे? पेपर आसान बनाएंगे, चीटिंग होने देंगे, ऐसे वो रिजल्ट ला के दिखाते हैं। तो इससे क्या होता है? डिग्री तो मिल जाती है बच्चों को, लेकिन वो डिग्री किस काम की, आप बताइए। बहुत बार तो ना रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को जॉब की भी गारंटी देने का वादा किया जाता है, हम आपको जॉब भी दिलवाएंगे। फिर इसके लिए ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर लीक करवाए जाते हैं। बहुत बार तो पेपर लीक करवा दिया, नाम की कोचिंग दिलवा दी, ऐसी चीज़ें होती हैं। देखो, +1 +2 में आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, कोटा में या फिर दूसरी जगहों पर बच्चे कोचिंग अटेंड करते हैं और स्कूल नहीं जाते। स्कूल होता है उनका डमी स्कूल, नाम का स्कूल होता है, जाने की जरूरत नहीं है, बाद में सिर्फ पेपर दे दिए जाते हैं। और कई बार तो ना जो कॉलेजेस होते हैं बोलते हैं कि हमारा रेगुलर कॉलेज है, लेकिन वास्तव में ना रेगुलर कॉलेज वो होता नहीं है। किसी के ऊपर कोई फाइन नहीं लगाता, कोई नहीं आता तो कुछ भी नहीं होता, और इससे कॉलेजेस का फायदा ही होता है। क्यों? बच्चे आ नहीं रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं उनके पास, यूज नहीं होगा। बच्चे आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो उनके पास है ही नहीं ना, यानी बच्चे एब्सेंट रहते हैं तो बल्कि उनको फायदा होता है कॉलेज वालों को। लेकिन देखो, इससे ना अच्छे कॉलेजेस को ना, जो सरकारी कॉलेज हैं, अच्छे एकेडमिक कॉलेजेस हैं ना, उनको नुकसान होता है, क्योंकि उनके पास इतनी मार्केटिंग स्किल्स होती नहीं, और बच्चों को डर लगता है कि यार ये तो यहाँ पे तो मतलब एडमिशन लेंगे तो फेल हो जाएंगे, यहाँ पे नकल नहीं मारने देते। बच्चे कई बार आसान रास्ता चुनना चाहते हैं कि इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो यहाँ पे तो हम पास होने की संभावना ज़्यादा है, यहाँ पर कोई अटेंडेंस के लिए भी नहीं रोकेगा, तो इस कॉलेज में डिग्री करने से मज़े आ जाएंगे। तो ये आसान रास्ता, शॉर्ट टर्म प्लेजर के बारे में बच्चे सोचते हैं, वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बारे में नहीं सोच पाते कि इससे पास आउट होएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, क्या मिलेगा। देखो, जिन कैंडिडेट्स के पास पैसे हैं, जो अमीर घरों से हैं, वो तो या तो विदेश में चले जाते हैं या बढ़िया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, और पीछे बचते हैं लो इनकम वाले गरीब परिवार के स्टूडेंट्स, जो फिर इस शॉर्ट टर्म रिजल्ट के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो आसान रास्ते से सक्सेस हासिल करने के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना नुकसान करवा बैठते हैं। अब क्वेश्चन आपके मन में ये आया होगा, सरकार क्या कर रही है इसके लिए? देखो, यूजीसी अपनी वेबसाइट पे ना समय समय पे फेक यूनिवर्सिटीज़ की, फेक कॉलेजेस की लिस्ट जारी करता है। बट देखो, सिर्फ लिस्ट जारी करने से, सिर्फ नोटिफिकेशन से क्या प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? नहीं। गवर्नमेंट को ना इन सेडी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक डेटरेंस क्रिएट होनी चाहिए समाज में कि कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो तो अच्छा हो। देखो, मैं मानता हूं इस चीज़ को कि पहले हमारे देश में ना हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट बहुत कम होता था, तो पहली चीज़ जिस पे सरकार ने फोकस किया कि इनरोलमेंट तो हो कम से कम। अब देखो, उस स्टेज पे आ चुके हैं हम, ठीक ठाक इनरोलमेंट होता है। यूनिवर्सल इनरोलमेंट प्राइमरी एजुकेशन के लिए तो अभी भी नहीं होता, हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट है। लेकिन जो लोग इनरोल कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, उनका भी कुछ नहीं हो रहा है, उनकी भी जॉब नहीं लग रही है, वो भी हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, तो फिर इन कॉलेजेस का, इन यूनिवर्सिटीज़ का क्या फ़ायदा? क्या नाम की डिग्री देनी है कि हाँ बस नाम की डिग्री हो गई ताकि शादी हो जाए? शादी के लिए डिग्री करने का क्या फ़ायदा? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कि और ज़्यादा बेहतर रेगुलेशन सरकार को करने की आवश्यकता है। आप बताइए और क्या किया जा सकता है? आपने आस पड़ोस में कुछ देखा हो, इस प्रकार की डिग्री किसी ने ली है, आपका आस पड़ोस का जो भी एक्सपीरियंस हो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कर्च ब्रिज के ऊपर अटैक से संबंधित है।
सबसे पहले आप लोकेशन देखिए कर्च ब्रिज की। देखो ये है क्रीमियम पेनिनसुला, ये क्रीमिया है, पहले यूक्रेन के पास हुआ करता था, 2014 के बाद से ये रशिया का हिस्सा है। 2014 में रशिया ने यहाँ पे रेफरेंडम करवाया था जिस पे सवाल उठते हैं, बट 2014 के बाद से ये रशिया का हिस्सा है। और बीच में ये जो ब्रिज है ना, ये है कर्च ब्रिज, जो कि ना मेनलैंड रशिया को जोड़ता है क्रीमियन पेनिनसुला से। बहुत ज़रूरी है रशिया के लिए ये ब्रिज। 19 किलोमीटर लंबा ब्रिज है और रोड और रेलवे लाइन दोनों साथ साथ चलती हैं इस ब्रिज के ऊपर। तो हुआ क्या है, इस ब्रिज के ऊपर ना यूक्रेन ने अटैक कर दिया है, मतलब एक हिस्सा गिरा दिया, लटक रहा है, ऐसी फोटो वायरल हुई। आप ये तस्वीर देख लीजिए, ये कर्च ब्रिज है। रशिया के लिए देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रिज है। मेनलैंड रशिया से जो सामान जाता है क्रीमिया में, वो इसी ब्रिज से होके जाता है। तो रशिया ने भी इसका बदला लिया। रशिया ने दो चीज़ें की। एक तो देखो ब्लैक सी में जो यूक्रेन के पोर्ट्स हैं ना, मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ये पोर्ट्स हैं, मान लीजिए ब्लैक सी में यूक्रेन के, फॉर एग्जांपल उड़ीसा, यहाँ पर मिसाइल्स दागी गई रशिया के द्वारा, और रशिया ना ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से बाहर आ गया। आप पूछोगे सर ये क्या इनिशिएटिव है ब्लैक सी ग्रेन, हमने तो नहीं सुना इसके बारे में। मैं बताता हूँ क्या ये इनिशिएटिव है। देखो जब युद्ध स्टार्ट हुआ ना यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो रशिया और यूक्रेन दोनों ना बहुत सारा वीट प्रोड्यूस करते हैं, फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते हैं, सनफ्लावर ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ना एक्सपोर्ट यूक्रेन से रुक गया दूसरे देशों में। यूक्रेन अपना ये सारा जो सामान भेजता है, इवन ब्रेड बास्केट कहा जाता है यूक्रेन को यूरोप का, क्योंकि यूक्रेन बहुत सारा वीट सप्लाई करता है यूरोपियन कंट्रीज़ को, और 90% तो वो जाता है ब्लैक सी से होके। ये जो ब्लैक सी है ना, यहाँ से होके जाता है। लेकिन जब से वार स्टार्ट हुआ, रशिया ने ना इस ब्लैक सी में ना ब्लॉकेड लगा दिया था। यूक्रेन इस सी को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। जगह जगह रशिया ने माइन भी बिछा दी है, जो काले काले रंग की आपको दिख रही है ना, ये माइंस हैं जो कि रशिया ने बिछा दी थी युद्ध स्टार्ट होने के बाद में। तो यूक्रेन अपने इन पोर्ट्स को यूज़ नहीं कर पा रहा था। अब देखो इस वजह से यूक्रेन अपना वीट और फर्टिलाइजर नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहा था यूरोप में, और दूसरे अफ्रीका के देशों में, एशिया के देशों में वीट के दाम एकदम से बढ़ने लग गए थे, जो यूक्रेन के वीट पे डिपेंडेंट थे। रशिया को इसलिए दिक्कत आ रही थी अपना वीट बेचने में, क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए थे। तो ना उस समय यूएन, टर्की, यूक्रेन और रशिया चारों ने ना एक डील साइन की, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। मीडिएशन करवाया गया था यूएन और टर्की के द्वारा। मीडिएशन में यह तय हुआ था कि रशिया ना एक रास्ते से यूक्रेन के वीट एंड फर्टिलाइजर्स को जाने देगा, बीच में रोकेगा नहीं, जाने देगा। बदले में यूएसए के जो सैंक्शंस हैं ना, वो रशिया के वीट एंड फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर लागू नहीं होंगे। मतलब रशिया को भी छूट मिल गई कि आपके ऊपर हमने जो सैंक्शंस लगाए हैं वो आपके वीट एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे लागू नहीं होंगे। और रशिया ने भी कह दिया कि अलग अलग देशों में वीट जाता है, खाने का मामला है, इसलिए हम यहां से जाने देते हैं वीट एक्सपोर्ट को, रोकेंगे नहीं। बट ना पिछले कुछ समय से रशिया को लग रहा था ये जो डील है ना यूक्रेन के पक्ष में ज्यादा है। अब एकदम से कर्च ब्रिज के ऊपर यूक्रेन ने रशिया के कर्च ब्रिज के ऊपर अटैक किया ना, तो रशिया ने घोषणा कर दी कि हम इस डील से अब बाहर आ रहे हैं। तो अब देखो दिक्कत हो गई यूक्रेन के लिए। अब यूक्रेन ब्लैक सी से अपने शिप्स नहीं भेज पाएगा। रशिया के अप्रूवल के बिना दिक्कत आएगी यूक्रेन को अपने शिप्स यहां से भेजने में, क्योंकि ब्लॉकेड लगा देगा रशिया फिर से, और जो शिप्स जाएंगे उनके ऊपर हमला कर देगा। अब फिर से डर पैदा हो गया है कि ग्लोबल मार्केट में वीट के दाम बढ़ जाएंगे, फर्टिलाइजर के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि इवन रशिया ने ना ब्लैक सी के ये जो पोर्ट्स हैं ना, इनके ऊपर भी अटैक किया। रशिया ने यूक्रेन को बोला जैसे का तैसा, आपने हमारे कर्च ब्रिज के ऊपर अटैक किया, हम इसका बदला लेंगे। समझ गए, साफ साफ नहीं बोल रहा है रशिया, लेकिन एक्शंस वैसे ही हैं। अब फिर से टर्की और यूएन जो है
परसुएड कर रहे हैं रशिया को, कन्विंस कर रहे हैं कि भैया ज्वाइन कर लो, दूसरे देशों को नुकसान हो जाएगा, आप यूक्रेन को छोड़िए। लेकिन रशिया भी ना दबाव की रणनीति खेल रहा है। रशिया बोल रहा है कि ठीक है, मतलब प्रेशर बनाएगा रशिया कि आप हमारे कुछ और प्रोडक्ट्स को के ऊपर से यूएस के सैंक्शंस हटवाइए, तब जाके हम डील साइन करेंगे। ऐसा प्रेशर रशिया क्रिएट कर सकता है। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सी राजा मोहन का है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस आर्टिकल में सी राजा मोहन बोलते हैं इंडिया ने ना अपनी फॉरेन पॉलिसी का स्टैंडर्ड जो है ना वो चेंज कर लिया है। कैसे, मैं आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स की सहायता से बताता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, आज़ादी के बाद से लेके अभी तक भारत का ये मानना था इंडिया के नेबरहुड कंट्रीज़ के जो रिलेशन है ना इंडिया के साथ, वो अलग हैं इंडिया के ग्रेट पावर के साथ में रिलेशंस। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो इंडिया नहीं चाहता था कि आस पड़ोस में, फॉर एग्जांपल साउथ एशिया में, इंडियन ओशन में बड़ी पावर्स इंटरफेयर करें। इंडिया ये चाहता था कि ये तो हमारा ही डोमेन है, यहाँ पे तो हमारा ही इन्फ्लुएंस रहना चाहिए और बड़ी पावर्स को यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये इंडिया की सोच हुआ करती थी। बट अब चूंकि देखो साउथ एशिया में, इंडियन ओशन में चाइना की एग्रेसिवनेस, चाइना का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इंडिया को लगने लगा है कि हमारी जो सोच थी ना कि ग्रेट पावर्स यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, अब उस सोच को इम्प्लीमेंट करना सही नहीं है। तो समय की निजाकत के हिसाब से इंडिया अब दूसरे बड़े देशों के साथ में अलाइन कर रहा है, फॉर एग्जांपल यूएसए के साथ में, ताकि इवन इंडियन ओशन में भी और साउथ एशिया में भी इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। पहले इंडिया को यह दिक्कत हुआ करती थी कि यूएसए जैसे देशों का कोई रोल होना ही नहीं चाहिए इंडियन ओशन में, साउथ एशिया में। बट अब इंडिया खुद बोल रहा है यूएसए को कि हम साउथ एशिया या फिर इंडियन ओशन के इंपॉर्टेंट इश्यूज पे आपस में एंगेज करेंगे। इसका देखो यूएसए के अलावा एक और एग्जांपल भी है, फ्रांस देखो एक यूरोपियन कॉलोनियल पावर रहा है। मतलब जैसे यूके ने पास्ट में बहुत सारी कॉलोनीज बनाई थी एशिया में, फ्रांस ने भी एशिया के कुछ देशों को, अफ्रीका के कुछ देशों को अपनी कॉलोनी बनाया था। तो ये पहली बार है कि इंडियन ओशन में इंडिया किसी कॉलोनियल पावर के साथ एंगेज कर रहा है। मतलब फ्रांस के ना इंडियन ओशन में रीयूनियन आइलैंड्स हैं। तो ना इंडिया अब फ्रांस के साथ मिलकर काम कर रहा है इंडियन ओशन से संबंधित इश्यूज पर। पहले की सोच आपको पता है कि इंडियन ओशन में कोई भी बड़ी पावर नहीं आनी चाहिए, ये हमारा इन्फ्लुएंस है, ऐसी इंडिया की सोच हुआ करती थी। बट अब फ्रांस के साथ इंडिया एंगेज कर रहा है, दोनों देश मिलकर काम करेंगे। अफ्रीका, इंडियन ओशन रीजन, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक के दूसरे कंट्रीज़ में डेवलपमेंट लाने के लिए कोऑपरेट करेंगे आपस में, ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस में जाने से उन्हें रोका जा सके। इसके साथ साथ दोनों लीडर्स ने इस बात पर भी सहमति जताई कि बहुत सारी इंडियन ओशन में जो एसोसिएशंस है ना, फॉर एग्जांपल इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, इंडियन ओशन कमीशन, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट, आसियान लेड इंस्टीट्यूशंस, इन सब से एंगेजमेंट में भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को लेके इंडिया पहले देखो इतना मुखर नहीं था। मतलब इंडिया इतना डायरेक्टली नहीं बोलता था चाइना के कंसर्न्स के कारण। यहाँ पे देखो मैं आपको थोड़े बेसिक्स भी क्लियर करना चाहता हूँ। ये इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, तो ये पूरा रीजन जो है ये है इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक टर्म के इस्तेमाल से चाइना को क्यों दिक्कत है, मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए देखो किसी रीजन में ना ये सारे घर हैं, ये सारे घर हैं, तो हुआ क्या, इन 4 घरों ने ना मिलकर डिसाइड किया कि हम 4 घरों को ना एक क्लब का नाम देंगे, ईगल क्लब। ईगल क्लब का नाम देंगे। लेकिन देखो इससे ना ये वाला जो घर था ना, इन्हें ABCD मान लीजिए, ABCD, इसे मान लीजिए ई वाला घर ना नाराज हो गया। क्यों, आपने हमें क्लब में शामिल नहीं किया, इंडो पैसिफिक क्लब में। अब देखो ये 4 घरों ने मिलके जो क्लब बनाया ना, ईगल क्लब, ऐसी ऐसी बातें करता है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना ई घर के अगेंस्ट होती हैं। जैसे ई घर जो है घर के बाहर कूड़ा फेंक देता है,
तो ईगल क्लब वाले बोलते हैं हमने ये क्लब इसलिए बनाया है ताकि इस रीजन में साफ सफाई रखी जा सके, घरों के आगे हम कूड़ा नहीं फैलाने देंगे। तो ई और भी नाराज हो जाएगा कि यार आपने क्लब बना लिया, हम ऐसे किसी क्लब को नहीं मानते। वही हो रहा है इंडो पैसिफिक टर्म से। चाइना कहता है कि आपने ये टर्म बना लिया इंडो पैसिफिक, आपने इस टर्म में हमें छोड़ दिया, चाइना को छोड़ दिया। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी बनाने लगे हैं विभिन्न देश, फॉर एग्जांपल यूएसए। मकसद इस स्ट्रेटेजी का यही है कि चाइना को आगे बढ़ने से रोकना, चाइना को दबाना। ये चाइना की शिकायत है। चूंकि चाइना के कंसर्न्स होते हैं इंडो पैसिफिक टर्म के इस्तेमाल से, तो पहले इंडिया इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता था, बट अब चूंकि चाइना के साथ इंडिया की टेंशन्स है, अब इंडिया ज़्यादा एग्रेसिवली इस टर्म का इस्तेमाल करता है और बल्कि दूसरे देशों के साथ इस टर्म पे ज़्यादा अच्छे से डील करता है। जैसे फ्रांस के साथ अब इंडिया, प्रधानमंत्री मोदी गए थे ना, तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पर चर्चा हुई कि कैसे इस रीजन में हम आपस में एंगेज करेंगे, क्या रणनीति रहेगी ये इंश्योर करने के लिए इस इंडो पैसिफिक रीजन में शांति रहे, कोई भी देश अपनी मनमानी ना करे। साफ तौर पे इशारा चाइना की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया नए नए ग्रुप बना रहा है। पहले इंडिया बड़े पावर के ग्रुप्स में शामिल नहीं हुआ करता था। मेन फोकस इंडिया का हुआ करता था मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर। इसी के दृष्टिकोण से इंडिया ब्रिक्स में शामिल हुआ था। नैम मूवमेंट में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इसी वजह से कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम ना यूएसएसआर के ग्रुप का पार्ट बनेंगे ना ही यूएसए के ग्रुप का। बट अब इंडिया ना अलग अलग ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करने लगा है। क्वाड का तो आपको पता है, जो इंडो पैसिफिक रीजन में बना है, जिसमें 4 देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया। लेकिन वेस्ट में भी इंडिया ने I2U2 फोरम को ज्वाइन किया, जिसमें 4 देश हैं, इजराइल, यूएई, इंडिया और यूएस। वैसे देखो, इंडिया बोलता तो है कि हम मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति पर चल रहे हैं, हम एक तरफ यूएसए के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ रशिया के साथ भी। बट देखो, सच्चाई ये है कि जिस हिसाब से इंडिया यूएसए के नज़दीक जा रहा है ना, उस हिसाब से रशिया और चाइना के साथ दोस्ती नहीं इंप्रूव हो रही है, बल्कि चाइना के साथ तो टेंशन्स हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में इंडिया पूरी तरह से यूएसए के ग्रुप में शामिल हो सकता है, ऐसा खतरा है, ऐसी संभावना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने ड्रा किए इस आर्टिकल से, जिनको हम आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो, लास्ट में समरी के माध्यम से रिवाइज कर लेते हैं। डिलिमिटेशन वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। डिलिमिटेशन मतलब लोकसभा और स्टेट असेंबली की कंस्टिट्यूएंसीज को रीड्रा करना रिसेंट सेंसस के आधार पर। 1 वोट 1 वैल्यू इंश्योर करना। लास्ट बार डिलिमिटेशन कब हुआ था? 1976 में, 1971 के सेंसस के डेटा के आधार पर। लेकिन देखो, उसके बाद से फ्रीज लग गया। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया की पॉपुलेशन धीरे से ग्रो कर रही है, नॉर्थ इंडिया की तेज़ी से। साउथ इंडिया को खतरा था और साउथ इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए इस पर फ्रीज लगा दिया गया। शुरू में कम सालों के लिए लगाया था, लेकिन 2002 में फिर से एक्सटेंड कर दिया गया, 2026 तक है। लेकिन 2026 भी आने वाला है, तो क्या फिर से सीट्स का रीएलोकेशन होगा अलग अलग राज्यों के लिए? साउथ इंडिया का कंसर्न तो देखो अभी भी है, समझ गए? तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। सजेशंस हमने डिस्कस किए थे बहुत सारे, आपको याद होगा। सजेशंस देखो, पहले तो प्रोपोर्शन निकाल लो, पॉपुलेशन के पीछे कितने लोग होने चाहिए। फिर कुछ एरियाज़ को एग्जम्पशन दिया जा सकता है, कुछ एरियाज़ जो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा सकती है। माइग्रेंट्स का ख्याल रखा जाए, एल्डर्स, ट्राइबल्स का ख्याल रखा जाए रिप्रेजेंटेशन में। और स्टेट्स को एश्योरेंस दिया जाए किसी भी स्टेट की जो सीट्स हैं वो कम नहीं होंगी। ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव वाला। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है क्या इम्पैक्ट पड़ा रशिया की इन्वेजन से, डील की इंपॉर्टेंस क्या है, रशिया के विड्रॉल होने से क्या होगा, यूक्रेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स क्या चल रहे हैं डील को रिवाइव करने के लिए, ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। अब लास्ट में ये क्वेश्चंस देख लीजिए जिनका आंसर आपको देना है pwonlyis.com पे जाके। ऊपर वाला क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, नीचे वाला क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।